गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साख निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कि जो व्यापारिक बैंक हैं वो किस तरीके से साख का निर्माण करते हैं और लोगों को उधार देते हैं, वो सब चीज़ हम आज देखेंगे। क्योंकि हमने देखा था बैंकों के कार्य प्राथमिक जमाएं लोग जमा कराते हैं, ऋण के रूप में पैसे बैंक उनको देता है, इंटरेस्ट कमाता है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है वो मैं आपको आज दिखाती हूँ। यहाँ पे ये एक तालिका देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, उसमें ऋणी और जमाकर्ता का पहला कॉलम है कि भाई इतने लोग ऋण लेने वाले हैं। और उसके बाद है प्रारंभिक जमा या प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो है जो हमने कार्य में देखा था कि जो लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराते हैं, अपनी जो सेविंग होती है उसको। इसके बाद नेक्स्ट है नगद रखा गया कोष, यानी कि बैंकों द्वारा जो SLR है वो 10% अपने पास रखा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात, दो तरह के अनुपात हमने बताए हैं आप लोगों को, CCR और SLR। CCR तो वो होता है जो कॉमर्शियल बैंक अपनी जो प्राइमरी डिपॉजिट होती है उनका हिस्सा RBI के पास रखता है। और SLR वो होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक प्राथमिक जमाओं का अपने पास रखता है। वो इसलिए रखता है कि अगर ग्राहक पैसा लेने आ गए या कस्टमर पैसा लेने आ गए तो उसके पास पैसा होना चाहिए। और नेक्स्ट कॉलम है दिए गए ऋण का व्युत्पन्न जमा, यानी कि जो ऋण दिया है वो फिर दोबारा जमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर उससे साख का निर्माण फिर होता है। आप इस टेबल में देखिए कि एक्स जब हमारा ऋणी था, जमा करता था, तो हमारे पास प्राइमरी जो डिपॉजिट थी वो कितनी है, इसमें 10,000 रुपये। बैंक ने नगद में कितना पैसा रख लिया, 10%, यानी कि 1,000 रुपये उन्होंने अपने पास रख के कितना उधार दे दिया, 9,000 रुपये। अब ये बैंक ये समझता है कि जो 9,000 रुपये ऋण के रूप में दिए हैं तो जो ग्राहक है इनको सारे पैसों को एक साथ नहीं निकालेगा, क्योंकि उसके अकाउंट्स में पैसा जमा कर दिया है। इसमें एक बैंकिंग प्रणाली के हिसाब से साख क्या है कि एक ही व्यापारिक बैंक है। तो क्या हुआ कि जब उसके खाते में वो उसमें जमा हो गए तो ऋणी एक साथ नहीं निकालेगा। तो वो क्या करेगा कि जो ऋणी के खाते में ऋण जमा है, ऋण है वो बैंक के लिए क्या हो गया, जमा हो गया। तो फिर वो 9,000 किधर आ गया, इधर आ गया प्राइमरी उसमें। फिर उसने 10% दिया, फिर 10% रखा अपने पास, फिर 8100 रुपये का ऋण दे दिया। फिर 8100 इधर आ गया, 8100 का 8,100 का 10% 810 रखा। फिर 7,290 दे दिया, फिर 7,290 का फिर ऋण दिया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा। तो अब ये देखिए कि बैंक ने जो उसकी प्राथमिक जमाएं 10,000 रुपये थी, उसके एवज में आगे भी आप प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि टेबल इतनी है और भी आप 10% रखते जाइए और बाकी ऋण देते जाइए और XYZ है नीचे करते जाइए। लेकिन ये एकल प्रणाली में साख वाला प्रोसेस मैं बता रही हूँ जिसमें एक ही बैंक है। तो क्या हुआ कि जो 10,000 हमारी प्राथमिक जमा थी वो कितने में हो गई है टेबल में, 42,171 रुपये में। इतने का तो उन्होंने ऋण दे दिया और नगद में कितना रख लिया है, 4,685 के करीब। तो लगभग 10,000 को कितने में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, 42,100 में, और अपने पास भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और बैंक साख का निर्माण करते रहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है साख का निर्माण, यानी कि उधार देना। तो बैंक अपनी जमाओं का साख सर्जन करते रहते हैं। जो जो साख निर्माण की क्षमता बढ़ती जाती है, बैंकों में निक्षेप भी यानी कि डिपॉजिट भी बढ़ते जाते हैं। ये प्रोसेस आगे करते जाएंगे तो जो दिए गए ऋण है उनकी भी अमाउंट बढ़ जाएगी, नगद में रखा हुआ है उनकी भी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये प्रारंभिक जमाओं में जो आप देख रहे हैं ना 5,905, ये धीरे 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 कम होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि बैंक अब ये 10,000 की डिपॉजिट पर अब यहाँ से आगे ऋण नहीं देगा। तो वो फुल लिमिट
क्रेडिट क्रिएशन की आ जाएगी। तो एग्जाम्पल में हमने माना है। अब राउंड फिगर में हमने इसलिए लिए है कि उसका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। जैसे हमने 10,000 ली, उसका 10% इस तरीके से निकालना इजी हो जाता है, और अमाउंट्स वैसे ही मानते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एकल प्रणाली में एक ही बैंक है, अब वो वहीं जमा हो गया, वहीं ऋण लिया, फिर जमा हो गया, फिर ऋण लिया, फिर उसका 10% रखा, फिर ऋण दे दिया, ऋण फिर जमा में परिवर्तित हो गया। देखो आप, ऋण यहाँ से गया और यहाँ जमा में परिवर्तित हो गया। अब आप देखिए इसमें, ये देखिए ये कितना है, कितना है ये, 46,856। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेबल है, उसमें हम देखते हैं कि इसमें तो एक ही बैंक है, तो ये कि भाई बैंक वहीं जमा हो गया, वहीं उधार दे दिया। नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं कि बहु बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण कैसे होता है। तो ये आप प्रोसेस देखिए नेक्स्ट टेबल में। नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, वहाँ तो क्या थे, जमा करता थे XYZ, और यहाँ क्या हो रहा है, बैंक। ये कॉलम हमारा चेंज हो गया कि पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक, पांचवा बैंक, इस तरीके से 10वां बैंक, 10 बैंकों तक हमने इसको ले लिया है। उसमें हमने कितने लिए थे, 6 ही वो लिए थे ग्राफ। तो आप देखिए इसमें पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि नई जमाएं कितनी है हमारी, 1,000 रुपये। उसमें हमने कितना कोष रखा था, 10% का। यहाँ हम कितना रख रहे हैं, 20% का। 20% का रखने से हमने क्या करा कि जहाँ 100 हो रहा था वहाँ यहाँ 200 हो गया, और 800 रुपये का हमने ऋण दे दिया। फिर वही चीज़ कन्वर्ट हो गई, प्रोसेस सेम वही है, लेकिन चक्कर क्या, उसमें तो एक ही बैंक था और इसमें बहुत सारे बैंक है। तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाला जो ऋण है वो श्रृंखलाबद्ध प्रभावित होता है कि वो वहाँ से लेके वहाँ जमा कराए। कोई एक बैंक अपनी नगद जमा का केवल एक ही भाग ऋण के रूप में देखकर व्यक्तिपन जमाओं का निर्माण कर सकता है, परंतु संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण की प्रक्रिया केवल इसी बैंक से ऋण प्रदान करने के साथ साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है, यानी कि वह उस समय तक जारी रहती है जब तक कि अन्य बैंक भी साख निर्माण का कार्य नहीं कर लेते। इस प्रकार जैसे तालिका में आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रारंभिक जमा पहले बैंक की 1,000 रुपये थी, फिर वो ये जानता है कि भाई यहाँ से ऋण लिया और इसने इधर दूसरे बैंक में कर दिया होगा, फिर इसने यहाँ से लिया तीसरे में कर दिया होगा, क्योंकि वो मार्केट में खर्च करने के बाद एज इट इज पहुँचता था बाद में बैंक में ही है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 10 बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो 1,000 रुपये था आपका, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5,000 में। और हमारा नगद कोष कितना हो गया, 1,000। और हमने जो ऋण दिए हैं वो कितने के दिए हैं, 4,000 रुपये के। यानी कि लगभग हमने चार गुना नहीं, 4 गुना उधार दे दिया। यानी कि 1,000 रुपये के बदले हमने कितने उधार दे दिए, 4,000 रुपये। अब ये सोचो कि 10,000 रुपये हैं तो हमने कितने दे दिए, 40,000 रुपये। यानी कि वो चीज़ हमारी जो अमाउंट है वो 5 गुना के लगभग हो जाती है। अब आप देखिए हमारी प्रारंभिक की जमाएं 1,000 से कितने में कन्वर्ट हो गई, 5,000 में। नगद कोष कितना हो गया, 1,000। नगद कोष भी है हमारे पास, जमा भी है, जबकि हमारे पास शुरू शुरू में क्या थी, 1,000 जमा ही तो आई थी, लेकिन जमा भी हमारी 5 गुना के करीब बढ़ गई, वो कोष भी हमारे पास है। तो इस तरीके से बैंक 1,000 रुपये की जमा पर 4,000 रुपये के बराबर साख का निर्माण कर लेते हैं। तो बैंकों के में ये माना जाता है कि नकदी प्राप्त कर कर एक बैंक से नकदी प्राप्त करके दूसरे बैंक में जमा करा दी जाती है। तो बैंक के द्वारा अपने नगद कोषों के अनुपात में कोई या कमी या वृद्धि नहीं की जाती है। जनता बैंकों से बैंकों की अधिकतम ऋण देने की क्षमता तक ऋण लेने की मांग करती है।
बैंक भी अपनी अधिकतम ऋण क्षमता तक बैंकों को लोगों को ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग बाग भी अधिकतम ऋण मांगते हैं और बैंकों की भी एक कोशिश रहती है कि उनके पास जो कोष है वो वेस्ट नहीं पड़ा रहे और वो ज़्यादा से लोगों को ऋण दे सकें। तो आपने दोनों उसमें प्रोसेस देखा और ये बैंकों का जमा करने के बाद लोगों का ये मेन कार्य है उसको उधार देना। तो इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। हमने कार्य में देखा था, प्राथमिक कार्य में उसी का ही ये एक पॉइंट है, लेकिन मैंने तालिकाओं द्वारा आपको ढंग से क्लियर कर दिया है कि आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। आप दोनों तालिकाओं में आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक बैंक है और बहु बैंकिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है। वहाँ हमने 5 लिए थे, लेकिन यहाँ 10 लिए हैं, तो हमें नीचे तक ये क्लियर हो गया। जैसे वहाँ 10,000 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अमाउंट कुछ भी लें, 1,000 लें, 10,000 लें, 1,00,000 लें, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। आप प्रोसेस को समझ लीजिए कि इस तरीके से बैंक अपने पास जो प्राइमरी डिपॉजिट होती है उनका कुछ प्रतिशत अपने पास रख कर शेष को उधार दे देती है। बैंक अपने पास नहीं रखती है, क्योंकि बैंक का जो बिजनेस है वो इसी बेस पे ही चलता है कि जो लोगों की जमा आई है वो उधार दी जाए, इंडस्ट्रीज़ को दी जाए, लोगों को दी जाए, पर्सनल लोन के रूप में दी जाए। किसी भी तरीके से बैंक उसको देने की कोशिश करती है और अधिक से अधिकतम ऋण देने की जो बैंक की लिमिट है उसको वो पूरा करने की कोशिश करती है।